ओके, सो लेट्स मूव ऑन पीपल। यहाँ पे कौन से पे चल रहे थे भाई साहब हम? 70। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। एज पर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो जिसका भी हम इंश्योरेंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स से ही मस्ट बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली और एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सच इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट व्हेन इंश्योर डिराइव्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन, ठीक है। तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, देखो इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है, इट बेसिकली कवर्स योर फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिफाई मीन्स टू कॉम्पनसेट। In insurance terms, identity means an assurance, promise to put the insured in the same financial position as he was immediately before the happening of the uncertain event, ठीक है। So identify means to compensate, मतलब identify means to compensate मतलब क्या हो जाएगा? What will be identify to compensate? प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब टू कोई लॉस हुआ है, ठीक है, फायर की वजह से लॉस हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से लॉस हुआ है, लाइफ की वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इन इंश्योरेंस टर्म्स आइडेंटिटी मीन्स एन एश्योरेंस दैट इज प्रॉमिस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। तो आपके इवेंट, दुर्घटना घटने के पहले जिस फाइनेंशियल पोजीशन में वो इंसान था, उसको वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन में पुट अप करना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इन इंश्योरेंस टर्म्स आइडेंटिटी मीन्स एन एश्योरेंस दैट इज प्रॉमिस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वापस लाना। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एप्लीकेबल है। As per this principle, after the insurer pays compensation to the insured, legal right or ownership right of the insured property gets transferred to the insurer, ठीक है। तो legal right भाई साहब इंश्योरर को ट्रांसफर होता है, ठीक है। This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. अगर कोई डैमेज होता है तो उसके बाद, ठीक है, क्लियर है? Just one moment people. ओके, सो आपका भाई साहब टू आइडेंटिफाई मीन्स टू कॉम्पनसेट, तो आपका भाई साहब आइडेंटिफाई मीन्स टू कॉम्पनसेट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका कोई अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को ये आइडेंटिफाई करता है, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। अगर तो ये आपका इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो फाइनेंशियल लॉस होने के पहले जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन पे उस इंसान को लाना है बाय कॉम्पनसेटिंग फॉर द लॉस, ठीक है। In insurance terms, identity means an assurance that is promised to put the insured in the same financial position as he was immediately before the happening of the uncertain event, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट होने के पहले जिस पोजीशन पे वो था उसी पोजीशन पे उसको वापस लाना। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एप्लीकेबल है। एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योरर पेज कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड, legal right, ownership right of the insured property gets transferred to the insurer, ठीक है। As per this principle, after the insurance pays compensation to the insured, अगर इंश्योरर ने भाई साहब समझ लो कोई लॉस हुआ तो इंश्योरर ने क्या किया, इंश्योर्ड को पैसा दे दिया, ओनरशिप राइट ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर टू द इंश्योरर, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो, समझो कोई गाड़ी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जो लॉस हुआ वो कॉम्पनसेट कर दिया इंश्योरर ने। अभी ये भंगार गाड़ी किसकी हो गई? इंश्योरर की।
समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, ट्रांसफर टू द इंश्योरर। आर बी क्लियर, वो बेचे या कुछ भी करे वो उसका मामला है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग द डैमेज। तो अगर डैमेज का मतलब देखो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ पार्ट्स उसके ठीक ठाक हैं जिसको बेचा जा सकता है, तो अभी इंश्योरेंस उसको क्लेम कर लेगा, ठीक है, बाकी इसको कॉम्पनसेट कर देगा विथ मनी। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Principle of contribution. This principle is an extension to or supplementary to the principle of indemnity. ठीक है, तो ये भाई साहब क्या है, this principle is an extension to or supplementary to the principle of indemnity. If a person has taken insurance from one property, ठीक है, for one property from more than one insurance company, even then the compensation paid to him cannot exceed the actual loss suffered. ठीक है, If a person has taken insurance from one property, देखो एक पर्सन ने भाई साहब इंश्योरेंस लिया हुआ है एक प्रॉपर्टी से from more than one insurance company, even then the compensation paid to him cannot exceed the actual loss suffered. समझ लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को मैंने दो कंपनी से इंश्योरेंस कराया है, इस एक कंपनी से और इसकी एक कंपनी। अभी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, समझ लो 1 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 लाख की प्रॉपर्टी है, तो इंश्योरेंस मेरे को क्या, अभी इस कंपनी से मुझे 1 लाख मिलेगा और इस कंपनी से 1 लाख, ऐसा होगा? What will happen? If a person has taken insurance for one property from more than one insurance company, even the compensation paid to him cannot exceed the actual loss suffered. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो समझ लो ये कोई प्रॉपर्टी है और इसको मैंने एक कंपनी से इंश्योरेंस कराया 1 लाख से, दूसरे कंपनी से भी इंश्योरेंस कराया 1 लाख से, इसको भी प्रीमियम दे रहा हूँ, इसको भी प्रीमियम दे रहा हूँ, ये डैमेज हो गया, तो अभी क्या मेरे को इससे भी 1 लाख मिलेगा, इससे भी 1 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको भाई साहब इंश्योरेंस क्लेम जब भी होता है, यू विल ऑलवेज गेट एन अमाउंट ईदर इक्वल टू द प्रॉपर्टी और लेस देन इट, यू विल नेवर गेट इट मोर। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 1 लाख की प्रॉपर्टी की जगह पे 2 लाख मिल रहा है, ये तो धंधा हो जाएगा, फिर ये तो बिजनेस हो जाएगा, लोग 4-4 इंश्योरेंस खोल के रखेंगे। आप कर सकते हैं, आप बहुत सारे एक ही प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे इंश्योरेंसेस ले सकते हैं। फॉर वन प्रॉपर्टी यू कैन टेक मेनी इंश्योरेंसेस, ठीक है, फॉर वन प्रॉपर्टी यू कैन टेक मेनी इंश्योरेंसेस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? एक प्रॉपर्टी के लिए आप बहुत सारे इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, लेकिन आपको पैसा प्रॉपर्टी के मुताबिक ही मिलेगा, प्रॉपर्टी के मुताबिक ही आपको पैसा मिलेगा। तो जब क्लेम सेटल होगा तब आपको सारा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, यू विल नॉट गेट मोर देन 1 लाख, ठीक है। If one insurer pays full compensation, then the insurer can claim proportionate share from other insurers, ठीक है। एक इंश्योरर पेज फुल कॉम्पनसेशन, दैट द इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर फ्रॉम अदर इंश्योरेंस। अभी देखो क्या होगा, समझ लो भाई साहब ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों से मैंने 1-1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, इनकी कंपनी ने मुझे 1 लाख दे दिया, इनकी कंपनी मुझे 1 लाख नहीं देगी, तो अभी क्या होगा, ये बोलेगी कि भाई साहब इनसे आपने इंश्योरेंस करवाया था ना, तो आप 50,000 मुझे दे दीजिए, डन डील, ठीक है। तो ये आपका उन दोनों के बीच में डीलिंग हो जाएगा। आई विल नॉट गेट 1 लाख, हम मेरा जो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू वो मुझे मिल जाएगा, आई विल नॉट गेट 2 lakhs। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आई विल नेवर गेट 2 lakhs। सो इफ वन इंश्योरर, इन्होंने पेज फुल कॉम्पनसेशन, मुझे 1 लाख दे दिया, ठीक है, देन द इंश्योरर कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट शेयर, ये उनसे, ठीक है, प्रोपोर्शनेट शेयर फ्रॉम अदर इंश्योरर्स। तो प्रोपोर्शनेट शेयर, मैंने 1 लाख दिया है ना, तो 50,000 आप मुझे दे दिए, इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम, इधर हम दोनों इनको 50,000 दे, या आप, मैंने इसको 1 लाख देता हूं, आप मेरे को 50,000 दे दीजिए, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सिमिलरली इंश्योर्ड हिमसेल्फ कैन क्लेम फॉर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम ऑल इंश्योरर्स। तो इंश्योर्ड हिमसेल्फ, जो इंश्योर्ड है, हिमसेल्फ कैन क्लेम फ्रॉम प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स, ठीक है। तो इंश्योर्ड जो है हिमसेल्फ कैन क्लेम फॉर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स, जो भी इंश्योरर्स हैं उनसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्लेम कर सकता है, ठीक है, इंश्योर्ड। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी 1 लाख की है, 40% का इंश्योरेंस ये कर रहे हैं, 60% का इंश्योरेंस ये कर रहे हैं। जब प्रॉपर्टी डैमेज होगी 40,000 ये देंगे, 60,000 ये देंगे, अकॉर्डिंगली मैं इनको प्रीमियम दूंगा और इनको प्रीमियम दूंगा। जितना मेरा इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, परसेंटेज इंश्योरेंस के हिसाब से इनको प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब प्रॉपर्टी डैमेज होगी, इंश्योर्ड हिमसेल्फ कैन क्लेम द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स, ठीक है, ओके।
Principle of mitigation of loss. As per this principle, insured must try his best to minimize the loss of the insured property on the occurrence of uncertain event. ठीक है, इस प्रिंसिपल के तहत इंश्योर्ड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. ठीक है, द इंश्योर्ड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस. जैसे समझो कोई बिल्डिंग है, मैंने इंश्योरेंस कराया है और बिल्डिंग में आग लग गई है, तो मैं और ज़्यादा जाकर आग लगा दूँ? ठीक है, तो मुझे और ज़्यादा अगर क्लेम चाहिए तो और ज़्यादा जाके आग लगा दूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, एज पर दिस मिटिगेशन ऑफ लॉस, एज पर दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. ठीक है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया है, उसे और तोड़ दो भाई साहब. ठीक है, ये गलत है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, ही शुड नॉट बी नेग्लिजेंट और इनएक्टिव जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड. मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो मैं आग बंद करके गाड़ी चलाऊं भाई साहब, ये गलत है. ठीक है, मेरा प्रॉपर्टी भाई साहब इंश्योर्ड है तो मैं जब घर जा रहा हूं तो दिए बत्ती जलाकर चले जाऊं भाई साहब, यहाँ पे लगने दो आग. ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से अंडरराइटर्स आएंगे और वेरीफाई करेंगे वाई देयर वाज. अगर आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका व्हीकल का इंश्योरेंस, आपको नहीं मिलेगा क्लेम. अगर आप भाई साहब मतलब फायर से आपका डैमेज हुआ है और पता चला फायर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, आप दिए बत्ती जला कर गए थे या आग जला कर गए थे तो और उसकी वजह से हुआ है, तो देन यू विल नॉट गेट द क्लेम. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉसेस. ऑल्दो द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस दैट यू आर नॉट कॉजिंग और बेसिकली प्रोपोगेटिंग एनीथिंग विच कॉजेज द लॉस. ठीक है, क्लियर है? ओके. Principle of causa proxima. As per this principle, when a loss is caused by more than one causes, then the most proximate or nearest cause should be considered to decide the liability of the insurer. ठीक है, causa proxima क्या है? इस principle के हिसाब से when a loss is caused by more than one causes, एक से ज्यादा कॉज हो सकता है अगर किसी लॉस में, then the most proximate or nearest cause should be considered to decide the liability of the insurer. ठीक है, अभी समझो मैंने यहाँ पे दिया बत्ती लगाया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है. आप लोग यहाँ पे कोई नहीं है, डरिए मत. ठीक है, तो लेट्स से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई है. क्या ये आग इस दिए की वजह से और ज़्यादा फैलेगी? भाई आग लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, साहब धाधु करके जल रहा है. ठीक है, क्या इस दिए बत्ती की वजह से और ज़्यादा फैलेगी? तो इसका मतलब अगर ये दिया बत्ती नहीं होता यहाँ पे तो शायद आग के फैलने का परिमाण थोड़ा कम होता. ठीक है, लेकिन आपका इमीडिएट कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, नॉट दिस, इट हैज प्रोपोगेटेड. समझ लो, अगर ये दिया बत्ती नहीं है, हवा बहुत चल रही है, हवा से और ज़्यादा आग फैलेगी. ठीक है, हवा बहुत चल रही है तो हवा भी आपका एक कॉज हो गया, लेकिन क्या वो इमीडिएट कॉज हुआ? नहीं, द एग्जैक्ट कॉज इज शॉर्ट सर्किटिंग. तो दिस इज बिकॉज एज पर दिस प्रिंसिपल अगर एक लॉस हुआ है विच कैन बी ड्यू टू मोर देन वन कॉजेस, एक से ज्यादा कॉज की वजह से लॉस हुआ है, देन द मोस्ट प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज, हमारा मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. ठीक है, अभी समझ लो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसके बाजू वाले को भी सोना नहीं चाहिए. इट इज सेट कि भाई बाजू वाला जो होगा, जो भी है, वो अगर सोएगा तो उसको देखा देखी इसको भी झपकी आएगी. ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर का केयरलेसनेस तो डेफिनेटली है, बट इज दिस पर्सन ऑल्सो अ कॉज? लेकिन इंश्योरेंस इस कॉज को नहीं देखेगा. इंश्योरेंस के लिए ड्राइवर की नेग्लिजेंसी प्राइमरी कॉज होगी, दैट विल बी द कॉजा प्रॉक्सिमा. किसी भी एक्सीडेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मेन फैक्टर क्या है? ठीक है, सो एज पर दिस प्रिंसिपल व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस, देन द मोस्ट प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज शुड बी कंसिडर्ड टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर. ठीक है, इंश्योरर की लायबिलिटी क्या होगी उसके एग्जैक्ट प्रॉक्सिमेट कॉज पे डिपेंड करेगा. अगर ड्राइवर ने दारू नहीं पिया है, वो बाकायदा सही गाड़ी चला रहा था और अचानक आकर कोई एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो डेफिनेटली ही हैज ऑल द राइट्स टू क्लेम. ठीक है, अगर ड्राइवर ने ठूस के दारू पिया रहता और उसका बाजू वाला भी भाई साहब सो रहा है, ड्राइवर ने ब्रेक चेक नहीं किया था, ठीक है, ड्राइवर का भाई साहब आधे टायर में भाई साहब हवा नहीं थी, ये सारे कॉजेज अगर हैं तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा भाई साहब. ठीक है,
This is because the property may be insured against the risk of loss from certain causes and not against all causes. ठीक है, तो कभी कभी प्रॉपर्टी रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम सर्टेन कॉजेज, जैसे अगर मैंने एक प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस कराया है तो फायर लगेगा कहाँ से, ठीक है। फायर इंश्योरेंस मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी फायर से डैमेज होती है तो आई एम सपोज टू गेट अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरर, ठीक है। लेकिन फायर लगेगा कहाँ से, या तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होगी। आप अगर बोलोगे मैंने ना दिया जला कर गया था इसलिए फायर लगे, वो दैट कैन नॉट बी द रीजन, दैट इज योर नेग्लिजेंस। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अभी कहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट है मुझे क्या मालूम, या मैं क्या रोज आकर पहले टेस्टर लेके टेस्ट करता बैठूं रोज कि कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आई शुड बी डूइंग इट वंस इन अ व्हाइल, यू शुड बी, ठीक है। तो ये आपका दिस इज बिकॉज द प्रॉपर्टी में बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम सर्टेन कॉजेस एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेस। सारे कॉजेस के लिए नहीं है भाई साहब वो, ठीक है। इट इज नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेस। मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा अगर तो आई एम सपोज टू गेट अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बट वॉट इफ द एक्सीडेंट इज कॉज ड्यू टू माई ड्रिंकिंग, कुछ मेरे वजह से हुआ हो तब नहीं होगा ना, ठीक है। If the proximate cause is the one against which the property is insured, the insurance company is bound to pay the compensation and vice versa. तो proximate cause जो है मतलब main cause, किसी अनसर्टेन या अनफोर्सीन एक्सीडेंट या इवेंट के वजह से जो लॉस हुआ है, तो कॉजा प्रॉक्सिमा अगर आपका उसी कॉज की वजह से जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस किया है आपने, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपका ड्राइवर मतलब चला रहा है गाड़ी और वो होशो हवास में है, उसका बाजू वाला भी नहीं सो रहा है, बाकायदा स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन सामने वाले ने आके ठोक दिया, ठीक है, तो ये आपका कॉजा प्रॉक्सिमा के हिसाब से आपके इंश्योरर को पैसा देना पड़ेगा। अगर मेरे यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैं बंद करके गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर किसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये जला है, तो देन आई एम सपोज टू गेट पेड, ठीक है, नॉट ड्यू टू माई नेग्लिजेंस। अगर किसी एक्सीडेंट का जो कॉज है वो आपके इंश्योरेंस क्लॉज में है और वही कॉजा प्रॉक्सिमा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा पैसा, ठीक है। तुम्हारा अभी टिमटिमाना चालू हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नाउ व्हाट आर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी is a contract between the insurer and the insured whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of a certain period or on death whichever is earlier for consideration। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि आपके लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस होती है, इसकी प्रीमियम सबसे कम होती है, मतलब किसी के अननेचुरल डेथ की वजह से या बिफोर टाइम या एक पीरियड के बाद भाई साहब पैसा मिल जाता है, तो आप प्रीमियम वाइज पैसा हर महीने हर साल भरते रहते हो, एंड बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन और वॉट एवर इंसिडेंट इट इज बेसिकली पेड, ठीक है। The basic purpose of life insurance policy is to secure the lives of those who are dependent on the insured, that is those who survive after the death of the insured। तो life insurance policy की भाई साहब क्या मतलब, what is the logic behind procuring a life insurance? लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये उन लोगों को कॉम्पनसेट करता है, इट बेसिकली कॉम्पनसेट्स दोज हु वर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, जिसका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आता है, तो ऑब्वियसली दे वर डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, वंस दैट पर्सन डाइड द मनी इज पेड बैक, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द इंश्योर्ड, दैट इज दोज हु सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एज फॉलोज: whole life policy, endowment insurance policy, term insurance policy, annuity policy, money back policy, child insurance policy, retirement plans, united link insurance policy, ULIP। ये सब आपके भाई साहब प्लान्स हो गए। whole life policy, the whole life of a person is insured under this policy। whole life insurance क्या होता है, मतलब पूरा लाइफ इस इंश्योरेंस के अंडर होता है, ठीक है। the whole life of the policy is insured under this policy। the person assured pays nominal amount of premium over his entire lifetime। तो पूरे लाइफ टाइम में भी छोटा छोटा प्रीमियम भाई साहब भरता रहता है, ठीक है। The person who is assured pays a very nominal amount of premium over his entire lifetime। पूरे लाइफ टाइम में एक nominal amount of premium जाता है, very nominal amount, ठीक है, basically goes। The sum assured is paid by the assurer only on the death of the assured to his nominee or legal hire, ठीक है। जो sum assured है
इज पेड टू द बाय द एश्योरर ओनली टू द डेथ ऑफ द एश्योर्ड टू हिज नॉमिनी और लीगल हायर। ठीक है, तो जो भी नॉमिनी रहेगा या लीगल हायर रहेगा उसको भाई साहब पैसा मिल जाता है। ये होल लाइफ पॉलिसी होती है। होल लाइफ पॉलिसी मतलब विच इज को रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ अ पर्सन। वंस दैट पर्सन बेसिकली, जैसे एक उम्र होती है भाई साहब, ऑब्वियसली द पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, है ना, तो इसका मतलब वो जब भी मरेगा तब भी उसके फैमिली को पैसा मिल जाएगा नहीं। ठीक है, डिपेंड्स। ठीक है, तो अगर कोई अनटाइमली डेथ हो गया उस इंसान का तो उसके फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगा एज पर द प्रीमियम दैट ही हैज बीन पेइंग। द सम एश्योर्ड इज पेड बाय द एश्योरर ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड टू हिज नॉमिनी और लीगल हायर। लीगल हायर मतलब जो उसके बच्चे होंगे या बीवी होगी या हस्बैंड होगा, जो भी सर्वाइवर होगा उनको। द एश्योर्ड डज नॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। जब तक भाई साहब वो जिंदा रहेगा तब तक वो इंश्योरेंस का पैसा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, वो प्रीमियम भरता रहेगा। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, ठीक है, विद द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, द सर्वाइवर्स और द अदर पर्सन इन द फैमिलीज विल गेट द मनी। ठीक है, क्लियर है। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में आ गया। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप प्रीमियम भरते रहते हो ताउम्र, और आपके मतलब इंश्योरर के डेथ के टाइम पे ही आपके पैसा आएगा। इंश्योर जो है उसके डेथ के टाइम पे ही उसके लीगल हायर्स को वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, endowment insurance policy, under this policy insurance is taken for a specific period. ठीक है, the sum assured along with the bonus is paid by the assurer to the nominee or dependents on death of the person assured or on maturity of the policy, that is expiry of the specific period. ठीक है, नॉमिनी और डिपेंडेंट्स ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन अश्योर्ड। ठीक है, अगर वैसा पर्सन मर जाता है तभी उसको पेमेंट किया जाता है ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी की मैच्योरिटी पे। ठीक है, दैट इज एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पीरियड। ठीक है, it has the lowest premium among all insurance policies and it remains fixed during the term of the policy. In case of untimely death, dependents receive the sum assured as specified in the contract. Term insurance policy होती है, इसका जो प्रीमियम होता है बहुत कम होता है। ठीक है, और जो जिसने पॉलिसी ली हुई है उसके डेथ के टाइम पे उसके फैमिली मेंबर्स को एज पर द स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट द मनी इज बेसिकली गिवन। ठीक है, If the assured is alive at the end of the term, he does not get the policy amount. अगर वो टर्म एंड हो गया है और जो इंसान है वो अभी भी जिंदा है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखो, जैसे मैंने भाई साहब एक पॉलिसी ले ली जब मैं 30 का था, और ये पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर भाई साहब 50 साल तक की उम्र में आप मर जाते हो तो आपके फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा। ये आपका प्रीमियम है, 2000 रुपये पर साल आपको भरना है। ठीक है, अगर मैं 50 के पहले नहीं मरा तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मतलब मुझे को वो पैसा मिलने के लिए 50 के पहले मरना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? ओके। इफ द एश्योर्ड इज अलाइव एट द एंड ऑफ द टर्म, तो मेरा टर्म, मैंने 20 साल की उम्र में ये पॉलिसी ली थी 50, और पॉलिसी में मैंने 10 साल पेमेंट किया है। अगर मैं 50 के अंदर मर गया तो मेरा क्लेम सेटल होगा, अगर मैं 50 क्रॉस कर गया तो मेरा क्लेम सेटल नहीं होगा, वो पैसा गया मेरा। ठीक है, आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। सो इफ द एश्योर्ड इज अलाइव एट द एंड ऑफ द टर्म, 50, अभी समझ लो मेरा 55 उम्र है और अगर मैं मरता हूं अभी तो माई फैमिली इज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट्स। ठीक है, बिकॉज टर्म एंड हो गया है। ठीक है, ही डज नॉट गेट द पॉलिसी अमाउंट। तो हाँ, डूब गए। देखो भाई साहब, इंश्योरेंस कंपनी ऐसी चलेगी ना, इंश्योरेंस कंपनी सबको पैसा बांटती रही तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलेगी? आप बोलोगे पैसे डूब गए, वेयर इज द इंश्योरेंस कंपनी गोइंग टू पे यू मनी फ्रॉम? सबको अगर पैसा उन लोग देते रहे तो किसी का पैसा तो डूबेगा ना भाई। ठीक है, सम, और इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे पैसे डूब गए, हाँ भाई पैसे डूब गए, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो वो भी बहुत कम है, बहुत कम होता है इनका प्रीमियम। शायद साल में 3000 या 3500 ऐसा कुछ प्रीमियम रहेगा जो आप आराम से निकाल सकते हो आज की तारीख में। 3-3.5 का प्रीमियम पूरे साल भर में, पूरे साल भर में आप 3-3.5 का प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपका भाई साहब, 200 रुपये का भी खर्चा नहीं है पर मंथ, है ना, इसको अफोर्ड किया जा सकता है। सो 250 रुपये का खर्चा है। तो यहाँ पे दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पीरियड, बहुत कम है लेकिन इसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर समझ दो, ये कौन निकालता है? जिसका लाइफ थोड़ा अनसर्टेन हो, है ना, वो मतलब समझ लो कोई पायलट है
या समझ लो कोई बस ड्राइवर है, या समझ लो कोई थोड़ा रिस्की जॉब है, कुछ भी हो सकता है। समझ लो कोई ओला कैब ड्राइवर है, तो जो लोग रोड्स पे रहते हैं, एक्सीडेंट्स मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, कुछ भी हो सकता है कल, तो वो सब में बात जाते हैं। थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट दिया और समझ लो अगर 50 क्रॉस कर गए तो वैसे भी 50 के बाद और क्या काम करेंगे, या 60 के बाद और क्या काम करेंगे, वॉट एवर टाइम दे हैव, ठीक है। तो जब तक अर्निंग पोटेंशियल रहेगी, अगर उस अर्निंग पोटेंशियल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो इस फैमिली गेट्स कॉम्पनसेटेड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। Annuity policy. In this policy, assured has to pay the premium amount in lump sum or in installments. ठीक है, तो एन्युटी पॉलिसी के हिसाब से क्या है भाई साहब? assured has to pay the premium amount in lump sum or in installments. तो एक lump sum में पैसा भरना है या तो installments में पैसे को भरना है, ठीक है। so they have to pay it in installments, ठीक है। एक lump sum में भी हम प्रीमियम को भर सकते हैं। जैसे प्रीमियम क्या होता है समझ में आता है? What is प्रीमियम? देखा जाए, इनका ये नहीं समझ में। प्रीमियम मतलब एनीवन इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपके घर में इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ना कुछ तो होगी, उसका एक प्रीमियम जाता है। प्रीमियम मतलब सालाना या मंथली या क्वार्टरली जो भी है डिसाइडेड, ठीक है, एक पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। सो इन दिस पॉलिसी अश्योर्ड एज टू प्रीमियम, एन्युटी पॉलिसी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या है भाई साहब? प्रीमियम अमाउंट को आप टुकड़ों में ना भर के एक बार में भर देते हैं, ठीक है, इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। The assured shall receive a specific sum after prefixed period, ठीक है। तो एक पीरियड के ओवर होने के बाद एक स्पेसिफिक सम वो रिसीव करेगा, ठीक है। The amount will be received periodically from a specified date onwards, either for a fixed period of time or for the entire life. एक fixed period of time और पूरे entire life के लिए भाई साहब उसको पैसा मिलता रहेगा। It is like pension payment scheme. This is pension payment scheme की तरह है ये, ठीक है। Money back policy. Under this policy, a certain percentage of the sum assured is repaid by the assurer to the assured in installments during the lifetime of the policy. ठीक है। Under this policy, इस पॉलिसी के तहत a certain percentage of the sum assured, जो भी sum assured है उसका एक percentage is repaid by the assurer to the assured in installments during the lifetime of the policy. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो वापस आता रहता है, ठीक है। वो पैसा जो है तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में वापस आता रहता है, ठीक है। क्लियर है? सो समझ लो आपने इंश्योरेंस दिया हुआ है और ये जो पैसा है वो आपका धीरे धीरे वापस आता रहेगा। मतलब कैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वापस करती रहेगी, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। So under this policy, a certain percentage of the sum assured is repaid by the assurer to the assured in installments during the lifetime of the policy. ठीक है? Okay. Also, full benefit of the sum assured is available to nominee on the death of the assured. तो भाई साहब अगर assured मतलब जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो मर जाता है तो फुल बेनिफिट उसको मिल जाता है, ठीक है। ऑल्सो फुल बेनिफिट ऑफ द सम assured इज अवेलेबल टू द नॉमिनी, पूरे नॉमिनी को ये वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। जनरली दिस पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स। एक होता है भाई साहब 12 साल के लिए, दूसरा होता है 15 साल के लिए, तीसरा होता है भाई साहब 20 साल के लिए और चौथा होता है आपका 25 साल के लिए, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द टर्म्स फॉर विच इट इज। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है भाई साहब? इट इज अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान विच एनेबल्स टू मीट चाइल्ड्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। तो एक चाइल्ड का जो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स है उसको मेंटेन करने के लिए हम बोलते हैं इसको, वन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज born and withdraw the savings once the child reaches adulthood. अब इस जैसे एक लड़कियों का एक, मैं पॉलिसी का नाम भूल रहा हूँ यार, सुविद्या कुछ तो है यार, मैं भूल गया नाम। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो चाइल्ड के नाम पे आप एक प्रीमियम भरते रहते हो, क्योंकि जैसे ही भाई साहब उसकी एक अडल्ट की उम्र हो जाती है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। कॉलेज में एडमिशन का खर्चा है, ठीक है। अगर कोई करियर ओरिएंटेड वो कोर्स ले रहा है उसके भी भाई साहब खर्चा है, बड़ा खर्चा है, ठीक है। सो one can start investing in this plan right from the time the child is born and withdraw the savings once the child reaches adulthood. So as soon as the child will reach adulthood, the expenses will increase and hence it will be compensated. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Okay. Retirement plans.
तो रिटायरमेंट प्लान इज अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान विच प्रोवाइड्स एश्योर्ड विद इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे एक बहुत बड़ा मेडिकल का बिल होता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे देखो हर इंसान का भाई साहब एक एज होता है जिसके बाद वो काम नहीं कर सकता है। सो लेट्स से 65 इज व्हाट मैक्सिमम अ पर्सन कैन गो, ठीक है। ऐसा नहीं उसके बाद जिंदा नहीं रह सकता, बट वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, उसके काम में वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रिटायरमेंट एज। तो 65 के बाद आपके मेडिकल बिल्स शूट अप होते हैं, दे बेसिकली शूट अप, ठीक है। सो रिटायरमेंट प्लान इज अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान विच प्रोवाइड्स एश्योर्ड विद इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ठीक है। देखिए आपको ना मालूम भी नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमको इतने सारे पॉलिसीज और प्लान्स हैं, हमको मार्केट में मालूम ही नहीं है। मार्केट में क्या, गवर्नमेंट ने भी इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे प्लान्स हैं, ठीक है। वी आर नॉट अवेयर, वी हैव नॉट डिग्ड डीप इनटू इट। जैसे मैं आपको एक प्लान के बारे में बताता हूं जिसमें क्या होता है, जैसे जो मेड सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जो घरों में काम करते हैं, मतलब बर्तन का, पोछा का, या जो भी काम है, ठीक है। ये जनरली देखा गया है कि जब ये जो भी इनको सैलरी मिलती है, जब ये घर लेकर जाते हैं, इनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो तो या तो दारू पीते हैं भाई साहब, मारामारी करके वो पैसा लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इट्स सीन, not that it happens in every household, लेकिन it is generally seen that they are tortured and the money is taken away and then the maid gets nothing, ठीक है। तो इसको आप कैसे बचा सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया जिसको पिगी बैंक बोलते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है, वो इनके नाम पे एक पिगी बैंक अकाउंट डायरेक्टली खोल सकते हैं, तो वहां से उनको डायरेक्टली पेमेंट हो सकता है। द मनी गेट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक्स। अगर भाई साहब कैश पैसा रहेगा तो ही हस्बैंड ले पाएगा ना, अगर भाई साहब मनी बैंक में जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से मैनेज हो सकता है। सो बहुत सारे क्लॉजेस हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं जिससे हम पैसे का सदुपयोग कर सकें, ठीक है, और इन चीज़ों को भी बचा सकें। तो रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स हैं इन विच देखो रिटायरमेंट के एज में हम उतने ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे। सो व्हाट आर योर प्लान्स, ठीक है, कैसे आप रिटायरमेंट के टाइम पे प्लान्स करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन मैच्योरिटी कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम। तो जब मैच्योरिटी होती है, ठीक है, तो कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम। तो मतलब कैसा है मैच्योरिटी, मतलब समझो मैंने कोई प्लान लिया मेरे रिटायरमेंट के बाद। सो लेट्स से एट 65 आई एम सपोज टू रिटायर। आफ्टर 65 वेदर आई एम वर्किंग और नॉट, आई विल बी गेटिंग समथिंग एज एन इनकम फ्रॉम माई इंश्योरेंस कंपनी टिल आई डाई। इस तरह से ये प्लान चलता है, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान्स में हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, लेट्स से आई एम पेइंग देम टिल आई एम 60 और 65 एंड आफ्टर 65 दे विल बी पेइंग मी ऑन अ रेगुलर बेसिस पर मंथ बिकॉज आई डोंट हैव एनी इनकम राइट नाउ। सो हाउ वुड आई मैनेज माई थिंग, दे आर गोइंग टू पे मी एज समथिंग एज सैलरी, ठीक है। हर महीने जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये आता रहेगा, ठीक है। सो दीज आर रिटायरमेंट प्लान्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम ULIP बोलते हैं, अंडर दिस पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर कंबाइंड विद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं जिसमें ऑलमोस्ट आप पैसा लगाते हैं और उस पैसे का भाई साहब बढ़ोतरी होता है, ठीक है, दैट मनी बेसिकली इंक्रीजेस, ठीक है। सो अंडर दिस पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कंबाइंड विद म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के रेट ऊपर नीचे होते हैं और इनके रेट के ऊपर नीचे होने के हिसाब से भाई साहब आपके मार्केट चलता है, ठीक है। सो अंडर दिस पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कंबाइंड विद म्यूचुअल फंड्स। सम पोर्शन ऑफ द प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन लिस्टेड इक्विटी और बॉन्ड्स while other portion is used to provide life insurance, ठीक है। अदर पोर्शन से भाई साहब क्या होता है, भाई साहब लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। सम पोर्शन ऑफ द प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन लिस्टेड इक्विटी और बॉन्ड्स, कुछ भाई साहब प्रीमियम इन्वेस्टेड इन इक्विटी और बॉन्ड्स में होता है, while अदर पोर्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस, बाकी का पोर्शन आपका लाइफ इंश्योरेंस में लगता है, ठीक है। तो मतलब कैसा हो रहा है कि आपने जो पैसा लगाया है उस पैसे को बढ़ाएंगे, ठीक है। सम पोर्शन ऑफ द प्रीमियम, जो प्रीमियम आप लगा रहे हो, इज इन्वेस्टेड इन लिस्टेड इक्विटी और बॉन्ड्स, इक्विटी और बॉन्ड से आपका पैसा बढ़ेगा, है ना, ठीक है। वाइल अदर पोर्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस, बाकी का पैसा हम रख रहे हैं उसको, उससे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आपके जो भी लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी इंसान के मर जाने के बाद जो पैसा मिलेगा वो क्या समझ में आ रहा है। जैसे समझ लो अगर मैं 3000 रुपये का प्रीमियम भर रहा हूँ तो समझ लो 1000 रुपये जाएगा एज इन्वेस्टमेंट,
by the insurer in different bonds and equity, while 2000 will be taken as premium for life insurance. So in case I die or meet with an untimely death, then my family gets compensated, plus my family also gets on the investment amount. तो ये जो 1,000 रुपये लगाया हुआ था अभी तक इक्विटी और बॉन्ड्स में, उसका जितना भी रिटर्न्स आया होगा मेरे फैमिली को वापस मिल जाएगा. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप शायद बात कर रही थी मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ डेंजर्स ऑफ द सी. इट मे कवर लॉस और डैमेज टू वेसल्स, कार्गो, पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो भाई साहब मरीन ट्रांसपोर्टेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. कभी भी समुद्र में तूफान आ गया, जहाज डूब गया, लोग मर गए, माल खराब हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, सो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ डेंजर्स ऑफ द सी. सी बहुत डेंजरस होता है क्योंकि सी में तूफान कभी भी आ सकता है. ठीक है, ओके, और अनकंट्रोलेबल होता है वो. इट मे कवर लॉस और डैमेज टू वेसल्स, जो आपके शिपिंग वेसल्स हैं, कार्गो मतलब जो माल है वो गिर गया, पैसेंजर्स मारे जा सकते हैं ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन. ऑल दिस इज बेसिकली कवर्ड. ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. जितने भी मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब में ये एप्लीकेबल होते हैं. The types of marine insurance policies are voyage policy, time policy, mixed policy, valued policy, blanket policy, port risk policy, composite policy, single vessel policy, fleet policy and block policy. So these are basically policies. So let's look at them one by one. What is voyage policy? It is a policy in which the subject matter is insured for a specific voyage irrespective of the duration of the voyage. ठीक है, voyage मतलब क्या हो रहा है? देखो आप ना जैसे ट्रेन में आप बोल सकते हैं कि इस टाइम पे पहुंचना है, इस दिन पे पहुंचना है. प्लेन में भी आप बोल सकते हैं ये आपका डिपार्चर टाइम है, ये अराइवल टाइम है. ठीक है, 1-2 घंटा इधर उधर हो सकता है 4-5 घंटा भी हो जाएगा अनटिल, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपका सी के कंडीशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं. ठीक है, तो इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज. वॉयज मतलब ए से चले आप बी तक पहुंचे, ये एक आपका वॉयज हो गया. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने किस पे इंश्योरेंस दिया हुआ है भाई साहब? ऑन अ स्पेसिफिक वॉयज, नॉट ऑन द टाइम टेकन फॉर द वॉयज. ठीक है, इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द वॉयज. कितना भी टाइम लगने दो. ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉयज को हम कवर कर रहे हैं. वी आर जस्ट covering the voyage, not the time. ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one? The policy comes into effect only after the ship starts on voyage. तो जैसे ही भाई साहब शिप स्टार्ट हो रहा है वॉयज में, तो ये पॉलिसी comes into effect. ठीक है, टाइम पॉलिसी. Under this policy, the subject matter is insured for a definite period of time. तो सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस कब तक होता है भाई साहब? एक टाइम तक होता है. It is insured for a definite period of time. दिस पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर. ये 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. तो एक होता है वॉयज पे इंश्योरेंस और एक होता है टाइम पे. अभी अगर वॉयज आपका इस टाइम के मतलब 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा. आप बीच समुद्र में भी होंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? वॉयज जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक भाई साहब आपका इंश्योरेंस कवर्ड है. इसको हम बोलेंगे वॉयज पॉलिसी. अभी हो सकता है भाई साहब वॉयज आपका 1 महीने में खत्म होना था लेकिन 2 महीने लग गए, लेकिन ये कवर होगा. ठीक है, क्लियर है? टाइम पॉलिसी में क्या है? आपके वॉयज से मतलब नहीं है, टाइम से मतलब है. आपको 1 महीने तक कवरेज मिल रहा है. 1 महीने तक अगर आप ए से चले और बी तक पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो बीचों बीच समुद्र में भी होंगे तो हमारा टाइम एक्सपायर हो जाएगा. इट विल नॉट बी कवर्ड. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टाइम पॉलिसी. ओके, मिक्स्ड पॉलिसी भाई साहब, दिस पॉलिसी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम. वॉयज को भी कवर करता है और भाई साहब टाइम को भी. ठीक है, इट कवर्स वॉयज एंड टाइम. द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वॉयज एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वैल्यूड पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी goods are insured for valued agreed at the time of taking the policy. तो goods are insured for value agreed at the time of taking the policy. तो जो भी भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, ये सारे गुड्स हैं मेरे शिप में, तो इन सारे की वैल्यूएशन इतनी आती है, इसके अगेंस्ट में मैं पॉलिसी ले रहा हूँ. बाहर में गया मेरा वॉयज और बाहर में गया मेरा टाइम, इसका मेरा इंश्योरेंस दे दो. ठीक है, सो अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर वैल्यू एग्रीड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. द वैल्यू इज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. ठीक है, ब्लैंकेट पॉलिसी.
अंडर दिस पॉलिसी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड एंड द पॉलिसी इज टेकन फॉर द टोटल अमाउंट। इसको हम ब्लैंकेट पॉलिसी बोलेंगे। मैक्सिमम अमाउंट को हम देखते हैं। दिस पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क दैट द गुड्स माइट बी एक्सपोज टू ड्यूरिंग द वॉयज। ठीक है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। व्हाट इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी भाई साहब? द पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क टू अ वेसल व्हेन इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क को कवर कर रहा है व्हेन द पॉलिसी। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपका वेसल जो है तो एंकर्ड है। एंकर्ड मतलब समझते हैं? व्हाट इज एंकरिंग? अरे बला ना बला, नहीं आ रहा वैसा भी। देखो आपका जब वेसल एंकर्ड है ना, पोर्ट से एंकर्ड है, वेसल इज बेसिकली एंकर्ड टू द पोस्ट। ठीक है, पोर्ट। सो बहुत सारे तब भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, द पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क टू द वेसल व्हेन इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो जहाज हर समय चलता नहीं रहता है, उसको वैसा थोड़ी देर के लिए एंकरिंग भी किया जाता है। 6 महीने तक, 7 महीने तक जब भी वो एंकर्ड है, तब तक जो भी लॉस होगा उसको कवर किया जा सकता है। दिस पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क टू अ वेसल व्हेन इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी एक्सपायर्स व्हेन अ वेसल लीव्स द पोर्ट। तो जैसे ही ये वेसल पोर्ट को लीव करेगा, तो जब तक वो पोर्ट में है तब तक अगर कोई भी डैमेज हो गया, देखो पोर्ट बहुत बिजी एरिया होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई नाका बहुत बिजी एरिया होता है, कोई भी मतलब सर्कल या नाका बहुत बिजी एरिया होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब पोर्ट भी बहुत बिजी एरिया होता है। पोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिजी एरिया। ठीक है, सो पोर्ट भी भाई साहब बहुत बिजी हो रहा है, इधर से शिप आ रहा है, उधर से शिप जा रहा है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए टिल द टाइम अ शिप इज एंकर्ड टू द पोर्ट देयर इज सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज गिवन। द पॉलिसी इज ऑपोजिट ऑफ वॉयज। सो दिस पॉलिसी एक्सपायर्स व्हेन द वेसल लीव्स द पोर्ट। जैसे वैसा वेसल पोर्ट को लीव करेगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, दिस पॉलिसी इज ऑपोजिट ऑफ वॉयज पॉलिसी विच कमेंसेस व्हेन द शिप लीव्स द पोर्ट। तो वॉयज पॉलिसी, वॉयज मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। ठीक है, वॉयज पॉलिसी स्टार्ट होती है जब आपका वॉयज स्टार्ट हुआ, और आपका ये वाला पोर्ट रिस्क पॉलिसी वो खत्म होती है जब आपका वॉयज स्टार्ट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो जब तक आपका जो वेसल या जहाज है वो एंकर्ड है पोर्ट तक, तब तक आपका पोर्ट रिस्क पॉलिसी है। एज सून एज इट लीव्स द पोर्ट रिस्क पॉलिसी एक्सपायर्स। ठीक है, एज सून एज योर वॉयज स्टार्ट्स द वॉयज पॉलिसी स्टार्ट्स। ठीक है, टिल द टाइम इट इज एंकर्ड टू द पोर्ट द वॉयज पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। दिस पॉलिसी इज ऑपोजिट ऑफ वॉयज पॉलिसी विच कमेंसेस व्हेन द शिप लीव्स द पोर्ट। देखो ये क्यों किया गया है, व्हाई इज इट देयर? ओके, इसको समझ लीजिए। देखो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं आपका ओके, समझो इस चीज को। जैसे समझो यहां पे एक लेट्स से ये वैसा समुंदर है पूरा। ठीक है, समुंदर है। अभी यहां से एक शिप चला, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पहुंचा भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ शिप एंड इट इज बेसिकली ट्रैवलिंग टू बी। Let's say this is B and from B it will finally travel to C and from C it will finally travel to D. ठीक है, clear है? Let's say this ship is traveling from A to B, B to C and then C to D. अभी हम दो चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। एक है आपकी क्या भाई साहब, वॉयज पॉलिसी। एक हो गया आपका भाई साहब वॉयज पॉलिसी, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका पोर्ट रिस्क पॉलिसी। ठीक है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अभी आप इसको समझिए, ए से बी जब ये जा रहा है तो माल उठाकर भाई साहब जा रहा है और बी पे अनलोडिंग करेगा, और बी पे नया माल उठाकर फिर सी पे जाएगा भाई साहब। सी पे अनलोडिंग करेगा, फिर नया माल उठाकर डी पे जाएगा, यहाँ पे अनलोडिंग करेगा। इस लोडिंग अनलोडिंग में आपको रिस्क है भाई साहब। नया माल आप डाल रहे हैं, पुराना माल उतार रहे हैं, है भाई साहब, रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी? पोर्ट रिस्क पॉलिसी। ठीक है,
जैसे ही आपने वॉयज को स्टार्ट कर दिया, कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई? वॉयज पॉलिसी। आप बी पे गए, देखो आपने यहां से गए, आप वहां पे जाकर भाई साहब आपको पहले रुकना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे और भी शिप्स है जहां पे लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, ठीक है, फटाफट से आपका नहीं हो जाएगा। लेट्स से यू माइट हैव टू वेट फॉर अ मंथ, आप भाई साहब 1 महीने से यहाँ पे हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, ठीक है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन जो भी है, और जो लोग हैं आपके शिप में भाई साहब वो भी 6-7 महीने से आपके साथ है, तो 6-7 महीने से शिप में ही है, वो जर्नी में ही है, तो उनको भी तो भाई साहब फ्रेश होना पड़ेगा, थोड़ा 1 महीना यहाँ पे स्टेशन होना पड़ेगा। ओके, सो फॉर 1 मंथ इट इज अगेन पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अभी आपका जर्नी चालू नहीं है तो वॉयज पॉलिसी में आप नहीं आएंगे, ठीक है। अगेन यू लीव तो आपका भाई साहब क्या चालू हो गया? वॉयज पॉलिसी चालू हो गया। यू कम टू हियर, अगेन आपका पोर्ट रिस्क पॉलिसी आ गया, क्योंकि हर एक पोर्ट में डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल ऑफ द पर्सनल हु आर लोडिंग एंड अनलोडिंग, काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जिससे डैमेज हो सकता है। आपका पोर्ट रिस्क पॉलिसी फिर से यहाँ पे चालू हो गया। लेट्स से आप यहाँ पे 15 दिन रहे, फिर से आपकी जर्नी चालू हुई, तो अगेन आपका वॉयज पॉलिसी स्टार्ट हो गया भाई साहब। अरे यार, समझ में आ रहा है भाई साहब वॉयज पॉलिसी क्या है और पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या है? व्हाई डू वी नीड बोथ? ठीक है, आपको भाई साहब दोनों भी चाहिए, पोर्ट रिस्क पॉलिसी भी चाहिए और वॉयज पॉलिसी भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप ऐसे भटकते तो नहीं रहेंगे ना, मतलब समुद्र में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको भाई साहब आपको लोडिंग अनलोडिंग करना ही पड़ेगा, तो सब जगह रिस्क ही है। तो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। ओके ओके ओके, okay. Composite policy. The policy is taken when the amount of insurance is very high. It is purchased from more than one insurer. The liability of each insurer is separate and distinct. ठीक है, तो आपका एक composite policy होता है। अगर आपका इंश्योरेंस बहुत हाई है, मतलब आप बहुत कॉस्टली चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत कॉस्टली चीज़ों को किसी शिप में लेकर जा रहे हैं, दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई, इट इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। एक से ज़्यादा इंश्योरर अगर आपका होगा तब जाकर आप इसको परचेज करते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, तो हर एक इंश्योरर का अलग अलग लाइबिलिटी होगा। आपने थोड़ा बहुत इनसे इंश्योरेंस किया, थोड़ा बहुत इससे। जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो क्या अगर एक भाई साहब कुछ पैसे दे दिए गए आपको और आपको बोला गया भाई साहब भाजी मार्केट से भाजी लेकर आओ, तो मतलब मैं तो जाऊंगा भाई साहब एक के पास ही जाऊंगा, उससे भी टमाटर ले लूँगा, भिंडी ले लूँगा, सब कुछ एक साथ ही ले लूँगा, क्योंकि मेरे को उतना जमता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है इनको भाई साहब बहुत जमता है, कितना कहाँ पे सस्ता, ये वो सब कुछ, मतलब मैंने देखा है लेडीज़ को नेगोशिएट करते हैं थे, ठीक है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? टू गेट द बेस्ट एंड टू गेट इट एट द चीपेस्ट प्राइस। तो इसी तरह से आपका इंश्योरेंस भी है भाई साहब, बहुत भारी भरकम इंश्योरेंस है। किसी एक पार्टी से मैं लेने जाऊं तो बहुत हाई प्रीमियम देना पड़ रहा है। अगर मैं इसको, अच्छा माल ए है ये इसके साथ इंश्योर कर दिया, माल बी है ये इसके साथ इंश्योर कर दिया, माल सी है इसके साथ इंश्योर कर दिया, सो आई मेट गेट समथिंग चीपर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब वही भाजी मार्केट में जाकर आप अलग अलग वेंडर से भाजी ले रहे हैं। वाई? बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग थिंग्स एट अ चीपर रेट, ठीक है। तो इसी तरह से पॉलिसी भी है, आपके डिफरेंट गुड्स को आप डिफरेंट इंश्योरर्स के साथ एट अ डिफरेंट प्रीमियम रेट्स इंश्योर कर रहे हैं टू सेव मोर मनी, ठीक है। फिर the liability of each insurer is separate and distinct. Single vessel policy, the policy covers the risk of one vessel of the insured. It is more suitable for small ship owner who has only one ship and or one ship in different fleets, ठीक है। तो आपके भाई साहब एक शिप ही है जिसका, या एक शिप मतलब अलग अलग फ्लीट्स हैं लेकिन एक ही शिप है, तो इसमें आपका एक सिंगल वेसल पॉलिसी आ जाता है जिसमें पूरा वेसल ही कवर हो जाता है, ठीक है। द एंटायर वेसल गेट्स कवर्ड। फ्लीट मतलब क्या होता है? फ्लीट मतलब होता है बहुत सारे वेसल्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वेसल्स। तो फ्लीट पॉलिसी, इन केस ऑफ दिस पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। सो बहुत सारे शिप्स हैं और एक ही पॉलिसी के अंडर सारे इंश्योर्ड हो गए, ठीक है, दे ऑल आर इंश्योर्ड। Block policy. What is block policy? In case of this policy, the cargo owner is protected against damage of cargo in all modes of transport through which cargo is carried. That is, it covers all the risks of rail, road and sea transport. ये सारे risks को basically cover करता है, ठीक है। In case of this policy, cargo owner मतलब ship का जो owner है is protected against the damage of cargo in all modes of transport. अभी देखो कैसा होता है, ship में चीज़ें जा रही हैं, अभी वो अनलोड होंगी,
अनलोड होके या तो किसी ट्रक से या रेलवे लाइन से भाई साहब जाएंगी आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है, पोर्ट से भाई साहब डिस हुई और वहां से आगे जाएंगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ दिस पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको हम ब्लॉक पॉलिसी बोलते हैं। मतलब उस कार्गो का डैमेज शिप में हो जाए तो भी वो कवर्ड है, अगर अनलोडिंग के बाद उसको रेल या रोड से हम भेज रहे हैं और वहां पे वो डैमेज हो तो भी वो कवर्ड है, ठीक है। टिल द टाइम इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एनी मिसहैप दैट माइट अकर ईदर इन द सी और इन द रोड ट्रांसपोर्ट और इन द रेलवे ट्रांसपोर्ट इट इज कवर्ड। इसको हम बोलेंगे भाई साहब ब्लॉक पॉलिसी, ठीक है। Through which the cargo is carried, it covers all the risks of rail, road as well as sea transport. Clear है, समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, okay, okay. Fire insurance policies. So fire insurance policy gives protection against the risk of damage to property by fire, ठीक है। तो कोई भी अगर रिस्क होता है डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर, इट बेसिकली गिव्स the okay any property which is subject to damage by fire can be insured. कोई भी प्रॉपर्टी जो फायर से डैमेज हो सकता है उसी की हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं भाई साहब मतलब मैं इस पेड़ का इंश्योरेंस कराऊंगा, अरे भाई साहब वो खुले में है, उसको क्या फायर लग सकता है, अनटिल अनलेस इट इज इन अ जंगल, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बहुत ज़्यादा हैं या जहाँ पे फायर का रिस्क बहुत ज़्यादा है या अगर फायर हो गया तो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कोई गारमेंट का शॉप हो गया, ठीक है, या जहाँ पे आपके केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको फायर इंश्योरेंस लगता ही है, फट से आग लग सकती है वहाँ पे। एनी प्रॉपर्टी which is subject to damage by fire can be insured. Insurer takes to indemnify मतलब compensate the loss incurred due to fire in return for consideration from the insured. What is indemnification? बोला जल्दी। Compensation, okay. Indemnification is compensation, मतलब आप पैसा दे रहे हैं जिसका लॉस हुआ है उसको। And what is consideration? समीक्षा, कंसिडरेशन। है मंजरी, आप अरे भाई साहब कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मतलब प्रीमियम जो आप भर रहे हैं, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं बेसिकली। तो कंसिडरेशन मतलब जो प्रीमियम इंश्योरर भर रहा है किसको, मतलब इंश्योर्ड भर रहा है किसको, इंश्योरर को, ठीक है। और इंश्योरर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब ही विल कॉम्पनसेट फॉर द लॉस दैट माइट हैपन, ठीक है। द लॉस ड्यू टू लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस। लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन का यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गाँव खेड़े में या खुले एरियाज में काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लाइटनिंग हो गया, थंडर लाइटनिंग हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, कवर्ड अंडर फायर इंश्योरेंस, इसको भी हम फायर इंश्योरेंस में कवर करते हैं। The types of fire insurance policies: valued policy, average policy, specific policy, floating policy, excess policy, reinstatement policy, comprehensive policy, consequential loss policy, sprinkler leakage policy। ये समझते हैं स्प्रिंकलर? आपने आपके कॉलेजेस में है क्या स्प्रिंकलर? नहीं? तो मतलब जब फायर होता है ना तो एक अलार्म बजता है और उसमें से ऐसे एक छोटा सा एक होता है, उसमें से पानी ऐसे स्प्रिंकल होके भाई साहब बुझाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, कभी कभी स्प्रिंकलर में लीकेज हो जाता है, तो मतलब पानी तो चालू कर दिया लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है स्प्रिंकल में और इधर सब आग जल रहा है, ठीक है। सो ऐसा स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी हो सकता है, ठीक है। ओके, वैल्यूड पॉलिसी भाई साहब क्या होता है? अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योरर हैज टू पे द एग्रीड वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू फायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लॉस। इस एक गोदाम में बहुत सारा माल भरा हुआ है, गारमेंट्स भरे हुए हैं, आग लग गई है, 50% माल जल चुका है, 50% को अभी भी बेच सकते हैं लेकिन हमको पूरे 100% का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लॉस। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इतने का बनाया है और इतना पैसा हमको आ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस, ठीक है। द इंश्योरर हैज टू पे द एग्रीड वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, लॉस ड्यू टू फायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लॉस, जितना भी आपका एक्सटेंट हुआ हो लॉस का, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लॉस, ठीक है। एग्जांपल आर्ट वर्क हो गया भाई साहब, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, एंटीक आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें भाई साहब डैमेज हो गई तो हो गई ना भाई साहब, फायर हो गया तो ये सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, एंटीक आर्टिकल्स, ठीक है। ओके, एवरेज पॉलिसी क्या होती है भाई साहब? दिस पॉलिसी कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अंडर वैल्यूड, दैट इज द इंश्योरेंस वैल्यू इज लेस देन द
market value, then in the event of loss by fire the insurer is liable to pay only that percentage of loss for which the subject matter has been insured. अभी जैसे देखो अंडर वैल्यू मतलब क्या होता है, समझ लो ये एक प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ की है और अगर फायर आया तो 10 करोड़ का लॉस हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया है, उसका जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है वो 6 करोड़ का ही लिया है, ठीक है। तो इस केस में जितना परसेंटेज आपका लॉस होता है फायर के कारण उतना परसेंटेज ही कवर होगा। इसके पहले वाले में क्या था, पूरा कवर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। यहां पे जितना परसेंटेज आपका लॉस हुआ है उतना ही कवर होगा, ठीक है। Specific policy, under this policy the property is insured for a specific sum irrespective of the market value, कोई भी market value रहने दो, that is the actual value of the subject matter is not considered, ठीक है। actual value को हम नहीं consider करते, market value, ठीक है। In case of loss by fire, insurer has to pay the stated amount of the policy holder, तो पॉलिसी में जितना भी अमाउंट स्टेटेड है उतना पूरा पैसा इसको देना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉलिसी, व्हाट इज फ्लोटिंग पॉलिसी? व्हेन गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स और वेयरहाउसेस, अ फ्लोटिंग पॉलिसी इज टेकन टू इंश्योर द रिस्क, ठीक है। तो एक फ्लोटिंग पॉलिसी होती है जब ये गोडाउन्स में है या वेयरहाउसेस में है। वेयरहाउसेस में हम किस लिए रखते हैं, स्टोर करने के लिए, राइट। रिटेल में हम सब कुछ रख नहीं सकते हैं तो वेयरहाउसेस में रखते हैं, और ये स्टोरेज में है तो वहां पे लॉस होता है। इन केस अ स्पेसिफिक पॉलिसी कैन नॉट बी टेकन बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वेयरहाउसेस में माल आता है जाता है, आता है जाता है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी, क्योंकि हम कभी निर्धारित नहीं, व्हेन गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और वेयरहाउसेस, अ फ्लोटिंग पॉलिसी इज टेकन। तो फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब कैसा होता है, ये गुड्स के ऊपर नीचे में होता है। अभी बस आप समझ लो मेरे गोडाउन में 50 यूनिट्स हैं, सब के सब चले गए, 25 बाकी है, तो क्या अभी मेरे को अगर फायर हो गया तो 50 यूनिट का पैसा मिलेगा? नहीं, 25 का मिलेगा जितना उस दिन रहेगा। तो ये एंट्री होती रहती है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी, ठीक है। इन केस अ स्पेसिफिक पॉलिसी कैन नॉट बी टेकन बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। Excess policy, the policy is taken when the value of goods or stock keeps on fluctuating. In such cases usually two policies are taken. The value of the first policy is amount equal to the minimum value of stock. समझो मेरा मिनिमम वैल्यू कितना है, इतना तो मेरे गोडाउन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 50 यूनिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो आपकी इंश्योरेंस इस पे होती है। या द वैल्यू ऑफ द सेकंड पॉलिसी इज अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम पैसेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है उतना, ठीक है, उतना रहेगा वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। तो दो तरीके से एक्सेस पॉलिसी को हम लिखते हैं। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, ये सारे आपके फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरर रिप्लेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्पनसेशन करने के जगह इंश्योरर क्या करता है, चीज़ों को रीइंस्टेट कर देता है। जैसे समझो कुछ दिनों पहले यहाँ पे क्या हुआ था, एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है। तो अगर समझ लो यहाँ पे रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी होती है तो उस जगह पे वो इंश्योरर जो क्या करेगा, पूरा फिर से नया बना कर देगा, सारी चीज़ों को नया बना कर देगा। पैसे नहीं देगा लेकिन पूरे शॉप को या ऊपर बिल्डिंग में जितना भी डैमेज हुआ है उसको बना कर देगा। दैट इज कॉल्ड रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, क्लियर है। सो अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरर रिप्लेसेस द प्रॉपर्टी और गुड्स इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन इन द इवेंट ऑफ लॉस बाय फायर। पैसा नहीं मिलेगा लेकिन माल फिर से या जो भी चीज़ें हैं वो फिर से बनकर मिल जाएंगी, ठीक है। इसको रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन केस ऑफ रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, ठीक है। प्रीमियम आपका हायर होता है इन केस ऑफ रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जनरली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस ड्यू टू राइट्स, वॉर, ये सब कुछ भी हो गया, इन लॉसेस को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई राइट हो गया भाई साहब, दंगे फसाद हो गए भाई साहब, या वॉर हो गया, इन सब में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स सच एज लॉस ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एक्सेट्रा आर टू बी कवर्ड अंडर वन सिंगल पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इज यूज्ड। तो हम यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को यूज करते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स को कवर किया जाता है। Consequential loss policy, although fire insurance is originally purchased to indemnify only the material loss, the consequential loss policy includes the loss of tangible as well as intangible properties, ठीक है। तो although fire insurance is originally purchased to identify only material loss,
द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑफ टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज। अभी टैंजिबल प्रॉपर्टीज क्या है? गुड्स हो गए, इनका लॉस कवर हो रहा है, और इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज, हाँ ओके, और सर्विसेज मतलब ओके, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारे सर्विसेज, इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। इट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी मतलब पैसा टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। भाई साहब अगर फायर होता है तो ये सारी चीजें होंगी, प्रॉफिट डाउन जाएगा, उसको कवर अप करना, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब लोगों को सैलरी देनी थी, अब कहाँ से दें, ठीक है, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, आपने वैसा पूरा बना के तो दे दिया लेकिन कॉस्ट ऑफ वर्किंग हमारा अभी इंक्रीज हो गया है, ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली कवर्ड, ठीक है। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, इसमें क्या होता है भाई साहब? द पॉलिसी कवर्स द डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम विच लीक्स और डिस्चार्जेस वाटर एक्सीडेंटली रादर देन ड्यू टू फायर एंड स्मोक, ठीक है। फायर एंड स्मोक के सिवा अगर वो अपने आप ही पानी, देखो अभी मेरे ऑफिस में ये इंसिडेंट हुआ था, तो हम लोग काम कर रहे थे, मतलब सब लोग कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं और ऐसा स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे, वो हर ऑफिस में ही रहता है, ठीक है, जहाँ पे भी आपके बहुत सारा स्टाफिंग होता है तो स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं। तो ये एक बंदा जाकर ब्रेक में सिगरेट पीकर आया, और सिगरेट पीकर आने के बाद मतलब उसको डकार आई बहुत ज़ोर से, तो उसका धुआं निकला ऐसे, ठीक है, वो धुआं ऊपर स्प्रिंकलर ने आइडेंटिफाई कर लिया। और स्प्रिंकलर कैसा होता है, वो जैसे ही वहाँ पे धुआं जाता है ना, कोई भी धुआं, फायर से हो गया कोई भी धुआं जाता है, सो वो वाटर स्प्रिंकलर चालू कर देता है, और पूरा भाई साहब वाटर स्प्रिंकल चालू हो गया, सब कंप्यूटर पर सब हमारा पानी पानी हो गया, ठीक है। सो ये हो सकता है। तो क्या इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है भाई साहब, स्प्रिंकलर में लीकेज हो गया हो, ठीक है, ओके। सो दिस पॉलिसी, ये तो भाई साहब उसने धुआं आइडेंटिफाई किया, उसके बाद स्प्रिंकल किया, कभी कभी विदाउट धुएं को आइडेंटिफाई किए वो स्प्रिंकल कर सकता है, लीकेज हो गया हो, ठीक है। सो दिस पॉलिसी कवर्स द डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम विच लीक्स और डिस्चार्जेस वाटर एक्सीडेंटली नॉट ड्यू टू फायर। जैसे फायर का स्मोक यहां तक पहुंचता है, उसमें सेंसर्स होते हैं, तो वो फटाक से जोर से पानी छोड़ता है, ठीक है, ताकि बुझ जाए। और अगर भाई साहब ऐसा ही कोई स्मोक पहुंच गया तो भी वो करेगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पे अगर लीकेज हो जाता है तो वैसे ही वो पानी छोड़ने लगता है, ठीक है। सो दिस पॉलिसी कवर्स द डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम विच लीक्स और डिस्चार्जेस वाटर एक्सीडेंटली, ठीक है, rather than due to fire or smoke। फायर और स्मोक कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंटली वाटर डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसके वजह से कंप्यूटर्स डैमेज हो सकते हैं भाई साहब, लैपटॉप्स डैमेज हो सकते हैं, ऑफिशियल जितनी भी कागजात हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स विच आर पॉसिबल। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, आइडेंटिटी, तो भाई साहब आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस में आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आपके लॉस में हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो ये तो मरणोपरांत ही मिल सकता है, कोई मर गया तभी जाकर मिलेगा ये, ठीक है, उसके लाइफ टाइम में नहीं मिल सकता, ठीक है। इट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ये उसको नहीं मिलेगा ना, उसके परिवार वालों को मिलेगा। आइडेंटिटी इज व्हेन द इंश्योरर इज गेटिंग द मनी, ठीक है, यहाँ पे इंश्योरर को मनी नहीं मिल रहा है, इंश्योरर्स relatives are getting the money, ठीक है। It is the responsibility of the dash to protect the property and avoid loss. Insured, government and insurer. Insured, ठीक है, इंश्योर्ड की इंश्योरर, इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है। Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Dash policy covers all types of risks of a vessel while it is anchored at the port for a particular period of time. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? Port risk policy, ठीक है, okay. Dash policy covers the loss of tangible and intangible properties, floating, reinstatement और consequential loss। अभी हमने पढ़ा भाई साहब consequential loss। Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The person who is protected against certain losses.
insured. Okay, a written request by the insured to the insurance company to issue an insurance policy. ये क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रपोजल. ठीक है. The principle of insurance under which the insurer and the insurer must show complete faith towards each other. तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ठीक है. तो इंश्योरर और इंश्योरेंस भाई साहब देखो, इंश्योरर को भी बता देना है कि हम ये सभी कवर करेंगे. ठीक है. और इंश्योर्ड को भी बता देना है कि ये डिजीजेस हैं या ये चीजें हैं. ठीक है. तो ये डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है. ठीक है. इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट. ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के पहले ये फाइनेंशियल पोजीशन थी किसकी? इंश्योरर की. एक्सीडेंट के बाद भी वही फाइनेंशियल पोजीशन हो किसकी भाई साहब? इंश्योर्ड की. इसको हम बोलते हैं आइडेमनिटी. ठीक है. मतलब पैसा मिलना, उतना ही पैसा मिलना. ठीक है. A type of life insurance policy which is available for 12, 15, 20, 25 years, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? मनी बैक पॉलिसी. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन. इंश्योरेंस क्या है भाई साहब? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड वेयर बाय द insurer agrees to compensate the insured against the loss on account of unforeseen future event. For this the insured pays a certain fixed sum of money or timely basis to insurer. तो principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of subrogation, principle of contribution, principle of mitigation of loss, principle of causa proxima. 4 life insurance policies, whole life policy, endowment policy. क्या था भाई साहब? अच्छा, लाइट भी क्या कर रही है? ओके. टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज: होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान्स, यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, वैल्यू, ये सब आपके भाई साहब फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गए. ठीक है. ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे पीपल. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.